अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा और फिर उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रकटीकरण है। लोकसभा चुनाव के बीच न्यूज 18 नेटवर्क पर पीएम मोदी का सबसे बड़ा इंटरव्यू। देश में वेल्थ सर्वे, विरासत टैक्स को लेकर कांग्रेस पर किया कड़ा प्रहार। कहा देश की संपत्ति को लूटने की ही कांग्रेस की नीति, इरादा साफ करे विपक्ष। पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 9 बजे। आप देख रहे हैं उनका मैनिफेस्टो, और मैंने कहा इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, यानी मुस्लिम लीगी नीतियां उन्होंने अपनाना शुरू किया। मैनिफेस्टो को लेकर भी पीएम मोदी ने किया कांग्रेस पर हमला। न्यूज 18 नेटवर्क के साथ सुपर एक्सक्लूसिव साक्षात्कार में बोले कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर है मुस्लिम लीग की छाप। ओबीसी के कोटे से मुस्लिम को आरक्षण पर भी सवाल उठाए। नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में हल्की बढ़त, निफ्टी 22,500 के ऊपर टिका। बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट से ज्यादा का उछाल। मिड कैप और स्मॉल कैप फ्लैट। चौथी तिमाही में अच्छे नतीजों से आईसीआईसीआई बैंक 2% से ज्यादा चढ़ा। बैंक का मुनाफा 17% तो कमाई 8% बढ़ी। वहीं रिजल्ट के बाद 5% फिसला आईडीएफसी बैंक। रेगुलेटरी फीस पर सेबी के ऑर्डर से एक्सीडेंट ऑफ द डे बना बीएससी। शेयर 16% से ज्यादा गिरा। लिस्टिंग के बाद एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट। वहीं बाजार को पसंद नहीं आई अपोलो हॉस्पिटल की डील, शेयर 7% नीचे। इस बीच सारे इंडाइसेस ग्रीन में। एडवांस डिक्लाइन बहुत ही फेवरेबल। 2 गिरने वालों के सामने 3 चढ़ने वाले शेयर्स और एक बेहतरीन मजबूती के साथ कामकाज हो रहा। बैंक निफ्टी लगभग 550 पॉइंट ऊपर और 22,540 पर निफ्टी है, करीब 550 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर। तो एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत हुई है यहाँ पे नतीजों को डाइजेस्ट करते हुए। सर्वेंद्र आज हमारे मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे। सर्वेंद्र जी, कैसा लग रहा मार्केट? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी, दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीक अभी आ रहा है। इस हफ्ते में भी कल हमारा मंथली क्लोज आ जाएगा और एक डेटा दे दूं कि भाई देखिए, पहली बार हम 22,000 कब गए थे? जनवरी 2024 में हम 22,000 गए और अभी हम 22,500 के आसपास हैं। तो आई थिंक ये लास्ट 4 महीनों में 500 पॉइंट की ही बढ़त हुई है और 100-125 पॉइंट महीने के हिसाब से बढ़त है, लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत है। जब आप इसको देखते हैं कि इन 4 महीनों में क्या हुआ है, तो आप एक्चुअली जोड़ेंगे तो मूवमेंट कहीं 2-2,500 पॉइंट का हो चुका है। तो वॉलेटिलिटी उस लेवल की है कि 1,500-2,000 पॉइंट के मूवमेंट हो चुके हैं, जबकि नेट मूवमेंट तकरीबन 500 पॉइंट का ही है। तो मैं हमेशा ये मानता हूं, और जब से कैरियर स्टार्ट किया है सीनियर्स ने हमेशा यही बोला है कि वॉलेटिलिटी इज ऑलवेज एंड ऑलवेज साइन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो शॉर्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, मीडियम टर्म डिस्ट्रीब्यूशन है कि लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, वो बात की बात है। बट फिलहाल इस ट्रेंड में डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, जो भी ये चल रही है लास्ट 4-5 महीने की जो ये ट्रेंड है। आई थिंक ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में मार्केट है। ठीक है, ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी रहेगी, बट थॉट यही है कि भाई बहुत ज्यादा ये 22,650, 22,700 के ऊपर टिक नहीं पाएगा स्पॉट में, और आपको धीमे धीमे नीचे की 22,100, 22,000 की भी रेंज कहीं टूटते हुए दिखेगी। मे भी थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि इलेक्शन का माहौल चल रहा है और बाजार चाहता होगा पॉसिबली कुछ क्लैरिटी। बट आई थिंक मोटा मोटी 22,100 से लेके 22,700 की रेंज है, और बायस ये रहेगा कि आज नहीं तो कल ये कहीं रेंज नीचे में टूटनी है, वो चांसेस ज्यादा है। ऊपर का ब्रेकआउट आया तो अलग बात है, वो चांसेस कम है। मे बी वो 10-15% की वो चांसेस है, बट 70-80% मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये नीचे टूटेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड से वीक हैंड्स में जा रहा है। माल जो है स्ट्रॉन्ग हैंड से वीक हैंड्स में जा रहा है। ओके, चलिए सवाल जवाब शुरू करते हैं। गौरीश बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरीश जी, सवाल पूछिए अपना। सर गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास 50 शेयर हैं HUL के, 2264 के बाइंग रेट है सर। मेरा शॉर्ट टर्म, हेलो या प्लीज कंटिन्यू। हाँ, मेरा शॉर्ट टर्म का व्यू है सर 3 मंथ्स का। अभी इस पे एवरेज करेगा तो चलेगा या फिर ये क्या करना है सर? आपका सजेशन चाहिए। 3 मंथ्स का व्यू है। कोई स्टॉप लॉस लगाया आपने इसमें? नहीं सर, अभी तक तो नहीं लगाया सर। सरवन जी, 3 महीने के नजरिए से HUL कैसा लग रहा है आपको? 2264 की खरीद है इनकी। मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड तो क्लियर कट यहाँ पे डाउन है, और आई थिंक यहाँ पे ट्रेंड डिसाइसिवली शॉर्ट टर्म डाउन है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बनते जा रहे हैं और ट्रेंड नीचे है। तो आई थिंक
प्योरली फ्रॉम ट्रेडिंग एंगल शॉर्ट टर्म जो इन्होंने बोला है 1 से 3 महीने, यहाँ आई थिंक इनका ट्रेड सही नहीं है। और लॉन्ग टर्म में स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली रिटर्न बन सकते हैं, बट 3 महीने के हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा पैसे इनके आइडली नहीं बनेंगे। उछालों में मेरी राय है कि निकल जाए। स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए इनको? देखिए, स्टॉप लॉस तो बिल्कुल रखना चाहिए। ट्रेडिंग बायस से अगर चले हैं तो अराउंड 2 to 3% हम स्टॉप लॉस बोलते हैं। और आज की वॉलेटिलिटी में ये भी कम ही है, बट 2 से 3% एक मिनिमम आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो अपने कॉस्ट प्राइस से आई थिंक इनको उस रेंज में, उस बैंड में 2 से 3% वाले बैंड में एक स्टॉप लॉस ढूंढ के लगाना चाहिए। ओके गौरीश, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइएगा क्योंकि आपका बहुत शॉर्ट टर्म का नज़रिया 2-3 महीने का, तो नज़रिया छोटा रखिए और राइज मिले अगर तो बेच के निकल जाइए उसमें फ़िलहाल के लिए। अगला सवाल है कुणाल का, जो पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी जी सर, मैं बिहार मोतिहारी से बोल रहा हूँ। सर मेरा सवाल है कि नायका का 1000 है शेयर मेरे पास 166 के रेट पर, और इसको मैं कब तक होल्ड कर सकता हूँ, इसमें आगे क्या पॉसिबिलिटीज है। दूसरा सर, कैंपस का शेयर है मेरे पास 400 के प्राइस पर, और पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया मैं इसको ले रहा हूँ, तो क्या मैं इसको एवरेज करूँ, क्या करूँ? ओके, नायका कितने दिन के लिए लिया आपने? नहीं क्या सर, आगे अगर पॉसिबिलिटी इसमें अच्छी है तो मैं 1 साल होल्ड कर सकता हूँ। जी सरवन जी, नायका 80 के आसपास गई, 83 तक तो मैंने छोड़ा नहीं था, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अगर 200 क्रॉस करे तो मैं। ठीक, सरवन जी नायका पहले। जी देखिए, आई थिंक पेशेंस इन्होंने रखा है तो उनको एक अच्छा बाउंस मिल गया है। अब 200 के बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अगर अब इसमें डेटा थोड़ा कम है, 2021 दिसंबर के बाद से डेटा, तो 1.5-2 साल का डेटा, यहाँ पे 2 साल का डेटा है तकरीबन। और थॉट यही है कि भाई उस डेटा में मुझे लग रहा है कि 200 से लेके जो अभी नीचे में गया था 80 के आसपास, आई थिंक वही एक लार्जर रेंज है, और उस लार्जर रेंज के अपर एंड की तरफ ये बढ़ रहा है। तो मेरी राय तो रहेगी कि 200 का लालच, ये जो हम एक साइकोलॉजिकल नंबर बना लेते हैं ना कि 200 आएगा तो ही निकलेंगे, ऐसा नहीं है। 199 में क्या खराबी है, 170 और 197 196 में भी क्या खराबी है, कोई खराबी नहीं है। कहीं जहां पे बाउंस मैच्योर हो वहां इनको निकलना चाहिए, भले ही वो रेंज 190 180 की भी क्यों ना हो। तो आई थिंक मेरे हिसाब से 185 190 के बीच में कहीं आता है तो इनको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओके, 190 तक भी मिले तो बेच के निकले। और कैंपस, वो जूते वाली कंपनी इन्होंने ले रखी है 400 के भाव पे। जी देखिए, यहाँ पे तो काफी अंडर परफॉर्मेंस रही है लास्ट 1-2 सालों में, और थॉट यही है कि भाई फिलहाल कहीं ट्रेंड रिवर्सल के साइन तो अभी तक दिख नहीं रहे। इस मंथ में अभी कल क्या इसका पैटर्न बनता है वो हम जरूर देखना चाहेंगे, तो नेक्स्ट वीक में चाहे तो दोबारा राय लें। बट फिलहाल मुझे लगता है कि भाई जहर काफी हद तक निकल गया ना, 80-90% और 200-210 की रेंज में अच्छे सपोर्ट यहाँ पे आ गए हैं। तो फ्रॉम हेयर अगले 6-9 महीने के लिए अगर ये 200-210 होल्ड रखता है तो मेरे ख्याल से 270-280 का पुल बैक तो एक यहाँ पे बन रहा है। 300 के बहुत ज्यादा ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक नई जान, नया जोश नहीं आएगा। रेंज यही रहेगी 210 से लेके 290 की। पर इनके भाव तक पहुंचने में तो बहुत समय लगेगा, 400 में खरीदे हैं। नहीं, इनका भाव तो मैं कह रहा हूँ काफी अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, और आई थिंक इतना इस ट्रेड में खड़े क्यों नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इनका कहीं बीच में एक स्टॉप लॉस होना चाहिए था। एक 15-20% का स्टॉप लॉस आप किसी पोजिशनल ट्रेड में भी बिल्कुल लगा के चलना चाहिए, तो वो तो ट्रिगर हुए, इनका जमाना हो गया। इसीलिए अब मैं कहता हूँ एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, इतने डीप करेक्शन में इनको अगर मैं भी यहाँ कह दूं कि बेच दीजिए, निकल जाइए, और कल को अगर 50-100 पॉइंट का भी पुल बैक आएगा तो भी नाराज होंगे, और अगर ना बोलूं बेचने के लिए और कहीं घुस के अगर 140-150 भी चला जाए तो भी नाराज होंगे। तो आई थिंक उछालों में एक बार इसमें राय लें। मुझे लग तो रहा है कि 210-200 को होल्ड रखेगा 6 महीने के लिए, और ऊपर में 280-290 जाएगा। उस समय डिसाइड करेंगे कि बेचना है कि नहीं बेचना है, या लॉस बुक करके निकलना है तो निकल सकते हैं। ठीक है, तो 290 के आसपास जब पहुंचे तो एक बार फिर से कुणाल भाई बातचीत करेंगे हम लोग, क्योंकि आपके प्राइस पहुंचने में तो बहुत, मतलब लोहे चने चबाने इसी बात बहुत ऊपर 400 में। एनीवे, एक नतीजा आया है सीएसबी बैंक का, सर जी जरा उस पर चर्चा करते हैं। चौथी तिमाही में बैंक ने जो नतीजा पेश किया उसमें आमदनी सालाना आधार पे 25% बढ़ के आई है। वही प्रॉफिट में हल्का सा प्रेशर देखने को मिला। एनपीएस में राइज है, 1.47% बढ़ के आ गया है अब। तो कैसे नतीजे और एसेट क्वालिटी में दिक्कत क्यों आ रही है, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर प्रणय मंडल से। मंडल सर नमस्कार। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार टू योर व्यूअर्स एज वेल, गुड मॉर्निंग। सर सीधे पॉइंटेड हम लोग बात करते हैं। आप मुझे, हम लोगों को, ये दर्शकों निवेशकों को ये समझाइए कि
एसेट क्वालिटी में बहुत मैसिव डिटेरिएशन आया है, क्यों? देखिए, एसेट क्वालिटी में क्या हुआ है, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए आप देखते हैं तो 15 से 20 बेसिस पॉइंट्स का नीचे आया है। और जो क्रेडिट कॉस्ट है वो हमारा नेगेटिव है। सो ओवरऑल फॉर द फुल ईयर क्रेडिट कॉस्ट इज नेगेटिव फॉर द बैंक, विच इज वेरी गुड न्यूज। इस क्वार्टर में हम लोग का क्या हुआ कि एक अकाउंट 70 करोड़ का एक अकाउंट स्लिपेज हुआ है, वो हमारे वॉच लिस्ट में भी नहीं था, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उस अकाउंट में। हम लोग इस साल में उसको रेगुलराइज कर लेंगे। और वो उसका इम्पैक्ट क्या है कि हम लोग 25% का प्रोविजनिंग लेते हैं, और जो 18 करोड़ आता है और उसके साथ 2% का 2 करोड़ का इंटरेस्ट रिवर्सल ले लेते हैं, तो 20 करोड़ का जो इम्पैक्ट आया है उसी का नतीजा जो आप जो देख रहे हैं ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में 16 से 20 बेसिस पॉइंट्स जो डिफरेंस आया है, और प्रोविजन कवरेज में 5-6% का जो चेंज आया है उसके लिए आया है। इफ यू टेक दैट आउट, बाकी रिजल्ट में काफी कुछ पॉजिटिव्स है। डिपॉजिट ग्रोथ, एसेट ग्रोथ, ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट स्टिल नेगेटिव फॉर द फुल ईयर, मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल रेशियोज लुकिंग गुड, और हमारा फीस इनकम जो है वो काफी पॉजिटिव है। और ये सिंस इट इज अ वन ऑफ अकाउंट जो ऐसे रेगुलराइज हो जाएगा इस साल में, अगला साल में हम लोग काफी कॉन्फिडेंट है कि ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट हम लोग 10 बेसिस पॉइंट का नीचे रखेंगे, और ग्रॉस और नेट एनपीए जो हम लोग का Q3 तक था, which is between 1.3 to 1.4 on gross and between 0.3 to 0.4 on net, उसी का हिसाब से हम लोग चल रहा है अगला साल का एस्टिमेट। तो ज्यादा कुछ इम्पैक्ट आएगा नहीं इसका, हम लोग इसको रेगुलराइज कर लेंगे अगला साल में और ये साल में FY25 में। ओके, प्रलय सर, ये आपने कहा कि वन ऑफ था 70 करोड़ के अकाउंट, तो मैं नाम नहीं पूछूं कौन सी कंपनी, लेकिन वो वन ऑफ इवेंट में ही आ गया या सीम कर रहा था वो, या किस सेक्टर से, ये तो आप हम लोगों को आइडिया बताइए। हाँ, ये क्या है, मैं आपको हम लोग क्या करते हैं ना, टॉप 20 अकाउंट्स जो हम लोग मॉनिटर करते हैं, वो ये अकाउंट में था भी नहीं, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल रीजन से सडनली आ गया। ये हम लोग का 3-4 हफ्ता पहले ये पता भी नहीं था। फिर हम लोग लास्ट क्वार्टर गाइडेंस में भी दे देते थे, क्योंकि हम लोग काफी कंजर्वेटिव है इन टर्म्स ऑफ एनपीए, एज वेल एज हम लोग डिस्क्लोजर भी दे देते हैं, अर्ली डिस्क्लोजर दे देते हैं। तो ये हम लोग को पता भी नहीं था, और ये टेक्निकल है, ये हमारा ख्याल से ठीक हो जाएगा। तो ये हमारा टॉप 20 स्ट्रेस्ड अकाउंट्स का लिस्ट में भी नहीं था, इसलिए कॉन्फिडेंस काफी है कि ये साल में ये हम लोग रेगुलराइज कर लेंगे। ज्यादा कोई इशू होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। ओके, तो ये एक वन ऑफ था और आगे नहीं होगा ऐसा सर बता। अच्छा सर, मुझे ये थोड़ा सा लोन बुक में हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट में जो आपका YOY क्वार्टर अभी भी कम है, हालांकि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन स्टिल कॉर्पोरेट लेंडिंग कम है। गोल्ड लोन भी थोड़ा सा कम ही हुआ है, क्या चक्कर है सर? देखिए, ओवरऑल आपका हमारा जो एसेट ग्रोथ हुआ है वो 18% के आसपास हुआ है, और डिपॉजिट ग्रोथ 21% के आसपास हुआ है। दोनों ही मार्केट से काफी ऊपर है। लेकिन होलसेल में हम लोग क्या किया, जो डायरेक्ट असाइनमेंट DA जो ट्रांजैक्शन होते हैं, हम लोग उसी का थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि अभी जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है मार्केट में, उसी का हिसाब से DA ट्रांजैक्शन इज नॉट अ फ्रेंचाइज ट्रांजैक्शन, वो टैक्टिकल बुक बाइंग होता है, वो हम लोग नहीं किया, वो हमारा होलसेल के अंदर आता है। और LCBD में हम लोग नहीं किया, क्योंकि रेट जो मार्केट में चल रहा है उसी में हम लोग नहीं करना चाहते, क्योंकि वो फ्रेंचाइज बिजनेस नहीं है हमारे लिए अभी, इसलिए होलसेल में थोड़ा कम आया है। SME में हम लोग 28% ग्रो किया, रिटेल में हम लोग का ग्रोथ अच्छा हुआ, और गोल्ड हम लोग धीरे धीरे नॉर्मलाइज कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट का भी डिमांड है कि हम लोग थोड़ा सा यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस है उसको पूरा लिवरेज करें। तो हमारा ओवरऑल बिजनेस मिक्स जो SBS 2030 विजन का जो है, उसमें उसका हिसाब से ग्रेजुअली गोल्ड हम लोग नॉर्मलाइज करेंगे, क्योंकि हमारा गोल्ड 47-48% के आसपास है। लेकिन गोल्ड का ग्रोथ जो है वो चलता रहेगा, लेकिन बाकी जो बिजनेसेस है उसका ग्रोथ हम लोग और बढ़ाएंगे, एंड हेंस हमारा मिक्स मोर बैलेंस रहेगा। ये हमारा लॉन्ग टर्म विजन है, और उसी का हिसाब से आप जो देख रहे हो वो कर रहे हैं।
होलसेल के बारे में एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक बढ़िया लीडरशिप टीम हायर किया है। वो आके हम लोग का होलसेल बिजनेस जो है उसका विजन बढ़ा रहा है और अगला 2 साल में हमारा आप देखेंगे जो एसएमई में आप देख रहे हैं कि हमारा बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है। होलसेल में भी 2 साल के अंदर आप देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रोथ आने वाला है उसमें भी। तो ओवरऑल बैलेंस होलसेल एसएमई रिटेल और गोल्ड का FY26 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे। और अभी अभी भी थोड़ी और 1-2 साल गोल्ड का मिक्स ज्यादा रहेगा क्योंकि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी जो है हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के पीछे क्योंकि टेक्नोलॉजी के ऊपर ही रिटेल बनेंगे फाइनली। तो 26 ऑनवर्ड्स आप देखेंगे बैलेंस मिक्स बिटवीन होलसेल रिटेल एसएमई और गोल्ड और भी बेटर रहेगा। ओके सर, कोई एक्विजिशन का भी प्लान है क्या? अभी एक्विजिशन का प्लान हम लोग तो नहीं बता सकते, हमारा बैंक का तो कोई प्लान है नहीं। और हमारा पूरा ग्रोथ प्लान जो है पूरा ही ऑर्गेनिक ग्रोथ प्लान के ऊपर है। इसलिए हम लोग का जो सिस्टम है हम लोग जो लिया है कोर सिस्टम ओरेकल से और ओरेकल ऑफ साउथ हम लोग जो ले रहे हैं, आप जो एक्विजिशन का शायद इशारा कर रहे हैं और ये लोगों का कोर सिस्टम अलग है। तो हमको पता था तो हम लोग कोई कोर सिस्टम लेते थे ना, तो हमको तो पता नहीं है क्या आ रहा है। हमारा जो इन्वेस्टिंग कंपनी है फेयरफैक्स उसका मन में क्या चल रहा है हम लोग नहीं बोल सकते हैं। लेकिन हमारा बैंक में हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं ऑर्गेनिकली बैंक ग्रो करने के लिए और FY2030 तक हम लोग मिड सेक्टर बैंक का जो कैटेगरी है उसमें पहुंच जाएंगे, ये पूरा उम्मीद है। ओके, तो ये है सीएसबी बैंक के ग्रोथ प्लान्स आगे। प्रलय सर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू नीरज जी, थैंक यू। सरवेंद्र जी, सीएसबी बैंक पर आपकी एक टेक्निकल राय चाहिए। जी देखिए, काफी अच्छा यहाँ पे प्राइस एक्शन रहा है। और अब देखिए कल आई थिंक ऑलरेडी फ्राइडे को कहीं किसी को पूर्वाभास बाजार में रहता है तो 4-5% उसी दिन गिर गया था, आज भी थोड़ा गिर गया तो हाई से तकरीबन 10% नीचे आ गया है। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म पैटर्न्स यहाँ पे अच्छे हैं, नो डाउट। और मेरे हिसाब से आई थिंक एक बार तो ये हर्डल आया है 420 का, बट मुझे लगता है कि ब्रॉडली नेक्स्ट 2-4 दिन में कहीं अगर बेस बनता है तो फिर नेक्स्ट लेग ऑफ अपसाइड कहीं निकलना चाहिए। एक बार ये न्यूज पचा ले बाजार तो आई थिंक नेक्स्ट लेग ऑफ अपसाइड निकलना चाहिए और 420 का एक बार रिटेस्ट होगा। जिस दिन ब्रेकआउट हो गया आई थिंक बहुत ऊपर के अच्छे लेवल्स आएंगे, बट मे बी 1 से 3 महीने लग सकते हैं उसमें। इन द मीन टाइम मुझे लगता है 340 से लेके 420 की रेंज रहेगी यहाँ पे। अगला एक सवाल लेते हैं। PS रॉय झांसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बताइए रॉय साहब। नीरज जी नमस्कार। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा सवाल है, JSW इंफ्रा 100 शेयर है मेरे पास 266 रुपए के रेट के, तो इसमें बने रहना चाहिए कब तक? कब तक बने रहना चाहते हैं आप? मैं 2 साल इंतजार कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल इंतजार किया जा सकता है। तो सरवेंद्र जी, JSW इंफ्रा में 2 साल रुक सकते हैं राय साहब, और अभी चल रहा है 253। तो जी क्या राय क्या बनती 2 साल के लिए? देखिए, मेरे डेटा पे तो NSE वाले डेटा पे तो हार्डली 10 या 11 महीने का डेटा मोटा मोटी यहाँ दिख रहा है मुझे। 10 महीने का तकरीबन डेटा दिख रहा है, तो मैं इस पे 2 साल का तो इनको नहीं बता पाऊंगा प्रोजेक्शन। बट ये डेफिनेटली लग रहा है सेटअप्स में कि मोमेंटम अच्छा पकड़ा हुआ है शेयर अभी तक, और गए वीक का क्लोज भी काफी अच्छा था और मोमेंटम पकड़ा है उसमें। आई थिंक फिलहाल के लिए मैं यही बोलूंगा कि इमीडिएट बेसिस पे अगर मुझे बोलेंगे, मैं इसमें 3 से 6 महीने का व्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है 275 280 ये टारगेट्स यहाँ ऊपर में रहने चाहिए, एज लॉन्ग एज हम बहुत ज्यादा 220 के नीचे नहीं फिसल रहे हैं। तो ऊपर में 30-40 पॉइंट और यहाँ पे मुझे लगता है बाकी है। ओके, तो इसमें 2 ही कंपनी है राय साहब बड़ी, एक अदानी और एक JSW इंफ्रा जो पोर्ट मैनेज कर रही। तो फंडामेंटली तो कोई दिक्कत नहीं दिखती। भी ये सेक्टर भी बहुत हॉट है इस समय, होल्ड कर सकते हैं आप 2 साल अगर रुकना चाहें। और जैसे 3-6 महीने में एक बार अभी सरवेंद्र जी कह रहे, बीच बीच में आप राय भी लेते रहिए। चलिए, अगला सवाल है रूप नारायण मंडल का, गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़े हैं। मंडल साहब बताइए। नीरज सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नीरज सर, मेरे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 500 शेयर है 33 रुपीज पे, और इसमें 100% अचीव भी हो गया है। अभी मैं इसमें क्या करूं, बने रहूं या शॉर्ट सेल करूं? कितना और बनाना चाहते हो इसको? सर XXX 4x करना है सर। 4x टाइम के लिए? जी सर, टाइम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लॉन्ग टर्म हो।
33 रुपए में खरीदा है, 4 गुना करना चाहते हैं सरवन जी, 130 रुपए कब पहुंचेगा ये? देखिए टाइम लगेगा, बट ओवरऑल सेटअप्स यहाँ अच्छे हैं और इनको यहाँ पे ये बता दूं कि भाई ऑलमोस्ट अब ये 8-9 साल के 9 साल के हाइस के आसपास अब ये बाजार ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। इसके पहले जो मुझे लग रहा है 13 के लेवल्स थे, 2013 के लेवल्स, वहां उसको अभी ये डिसाइसिवली आई थिंक इस मंथ में ब्रेकआउट कर लेगा। अभी क्लोज आया नहीं है बट उसके ऊपर ही चल रहा है। 66 का आई थिंक वो लेवल था। तो बने रहे ट्रेड में, जब स्टॉक इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म सेटअप्स अच्छे हैं। नो डाउट 15-20% ये करेक्शन ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कभी बीच में आते हैं तो उससे इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत डीप इन द मनी है। बने रहें, 18 से 24 महीने और इनको मिनिमम बने रहना पड़ेगा। अगर यहाँ से भी इनको डबल चाहिए तो 18 महीने तो कम से कम इनको उससे मिनिमम देने पड़ेंगे। हाँ, तो 4 साल 3 साल दे सकते हैं ना, 4 गुना पैसा कमाने के, हर साल डबल करना बिल्कुल। चाहते हैं तो ठीक है, रुकेंगे बंसल साहब, जी। पैसा हो जाएगा 4 गुना, लेकिन रुकिए आप। अच्छा, जी। अगला सवाल है मनोज का, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी नमस्कार। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? तो बहुत बढ़िया। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन है हाँ, 227 के भाव पे। 227 पर 1000 शेयर, हाँ जी क्या इरादा है? सर, गाइड आप करें, लंबा रखना चाहता हूँ, अच्छा मुनाफा मिले। सरवीन जी लंबा रखना चाहते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? देखिए रखना चाहिए, अगर इनके पास अगर टाइम है और डेफिनेटली वो पेशेंस है तो इनको मेरे ख्याल से रखना चाहिए। लॉन्ग टर्म वाले हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई फिर 1-2 साल के ऊपर नीचे से आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ट्रेड में मेरे हिसाब से बने रहें, स्टॉक भी कोई बहुत महंगा नहीं है, तो आई थिंक ट्रेड में बने रहें और डेफिनेटली और पैसे इनके यहाँ पे बन सकते हैं। 12-18 महीने प्लस में बने रहेंगे तो पैसे बनेंगे। 18 महीने पैसे और बनेंगे, अगर आप इसमें बने रहेंगे तो पैसे बनेंगे। दूसरा ये कि देखो, अब नई सरकार आने के बाद विनिवेश वाला कार्यक्रम थोड़ा और बढ़ेगा, तो इसका नाम बार बार आता है। मुझे नहीं पता कब होगा, कैसे होगा, होगा कि भी नहीं होगा, लेकिन चर्चाएं होती रहती हैं, तो बने रहने में दिक्कत नहीं है। अब बढ़िया अच्छा स्टॉक है। सरवन जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। तो भाई मार्केट में एक अच्छी मजबूत शुरुआत जो हुई थी वो और मजबूत हो गई है और लगातार मार्केट ये इंडिकेशन दे रहा है। तो एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेना चाहिए, इसके बाद खिलाड़ियों से आपकी मुलाकात होगी। देखते हैं ये हफ्ता उनके लिए कैसे जाता है। छोटा सा एक ब्रेक, इसके बाद खिलाड़ी नंबर 1।